राजेश की तीसरी बेटी हुई तो सास रश्मि से कहने लगी कि मायके वाला घर बेच करके राजेश को बाहर भेज दो ताकि बच्चियों का भविष्य अच्छा बन जाए। तो रश्मि ने बूढ़ी माँ को राजी करके घर बेच दिया और राजेश सिंगापुर चला गया और अब अच्छे पैसे कमाने लगा। तो माँ और बहनों ने कहा, रश्मि को तलाक दे दो, तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देते हैं और बच्चियों का बोझ भी उतर जाएगा। फिर राजेश ने रश्मि को तलाक का नोटिस भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी से बच्चा ना हुआ तो बच्चियों को याद करके रोता और आखिर एक दिन बच्चियों से मिलने गया तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जहां इतनी ठंड में बोरी लटकी थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीखें निकल गई क्योंकि बधाई हो, बेटी हुई है, लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया। तो राजेश समेत साथ खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी के चेहरे पर एक उदासी लहरा गई। फिर से बेटी पैदा कर ली। भगवान जाने ये औरत क्यों ब्याह कर ले आई मैं अपने बेटे राजेश के लिए। 6 सालों से बैठ कर खा रही है, दुनिया की हर चीज इसे दी है, लेकिन इसके बाद भी एक बेटा तक तो दे ना सकी मेरे राजेश को। हाँ, ये देखो कैसा छोटा सा मुंह निकल आया है राजेश का। राजेश की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखड़े बांट रही थी। बेटियां भी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। लेडी डॉक्टर ने पास से गुजरते हुए इन सबको रोते हुए देखा तो हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो खुशी मनानी चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती है। लेडी डॉक्टर ने कहा तो राजेश की माँ ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर, हमारे पास पहले ही 2-2 पोतियां हैं, एक और पोती की उम्मीद नहीं थी। हमें लड़का चाहिए था, लड़का वंश बढ़ाता है, जो बड़ा होकर राजेश का हाथ बटाता। लेकिन इसने फिर एक लड़की पैदा करके हमारे हाथ में थमा दी। नर्स छोटी बच्ची लाकर राजेश के हाथों में दे गई थी। राजेश ने बेटी को देखा, गोल मटोल बिल्कुल राजेश की जैसी थी। राजेश ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें रश्मि से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। वो अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास ने तो उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की तो इसमें उसी का ही दोष था। नंदे भी मुंह फुलाकर बाहर ही सास के पास बैठी रही। राजेश कुछ देर सोचता रहा और फिर अंदर रश्मि के पास चला गया। कैसी हो रश्मि? उसने जाते ही साथ पूछा। रश्मि ने निगाह चुरा ली। मुझे माफ कर दीजिए राजेश, मैं इस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी, रश्मि ने कहा। तो राजेश दाएं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो इस बात को, डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर घर चलते हैं, माँ ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं बैठी रह सकती, राजेश ने कहा। तो रश्मि हैरत से उसे देखने लगी। उसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया था, मगर राजेश तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मामूली दवाई लेने आई हो। थोड़ी देर के बाद माँ भी कमरे में आ गई। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि प्रेगनेंसी के समय भगवान से प्रार्थना करती रहना कि तेरी गोद में लड़का डाल दे ताकि मेरे राजेश के भी भाग्य कुछ खुल जाए, मगर तू तो है ही करमजली। जब से आई है तब से मेरे राजेश का हाथ तंग है। नौकरी की सैलरी से पहले ही इसका गुजारा नहीं होता था। 2-2 बेटियां हैं, तीसरी ये एक और आ गई। सास दुपट्टा मुंह में डालकर फिर से रोने लगी। ना चाहते हुए भी रश्मि अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। रश्मि बच्ची को लेकर घर आई तो घर में सबका मूड बहुत खराब था। आते साथ ही उसे किचन के कामों में झोंक दिया गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी, मगर सास को उस पर दया नहीं आ रही थी। उसे घर लाते साथ ही राजेश खामोशी से अगले ही दिन काम पर चला गया था। जितने दिन काम करता उसे उतने दिन पैसे मिलते थे और अब तो खर्चे और बढ़ गए थे। वैसे भी वो माँ और बहनों के रश्मि के साथ व्यवहार पर कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। रश्मि की छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, मगर अभी उसे सिर्फ 3 महीने ही हुए थे जब राजेश के साथ वो घटना हो गई। एक दिन वो काम से बाहर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो थके थके कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। रश्मि किचन में काम कर रही थी। उसकी नज़र राजेश पर पड़ी तो उसने तुरंत बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है राजेश, आज जल्दी घर आ गए हो? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। रश्मि पानी का गिलास लेकर किचन से आई। इतने में ही अंदर कमरे में रश्मि की सास बाहर निकल आई। अरे आ गया मेरा बेटा। राजेश आज जल्दी आ गया तू। चल अच्छा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवाई लेनी है, सास ने कहा। तो राजेश अचानक जैसे फट पड़ा। नहीं ले जा सकता माँ आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं।
और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे अब वो नहीं आएंगे। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि आखिर मैं घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। राजेश तो जैसे फूट फूट कर रोने वाला हो गया था। किचन के पास पानी का गिलास लेकर खड़ी रश्मि भी हक्का बक्का रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर एकदम से उन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय रे, मेरे बेटे के तो भाग्य फूट गए हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी औरत के भाग्य से आती है, मगर रश्मि तू तो है ही मनहूस। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई है, घर में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। माँ ने घुमा फिराकर सारी बात रश्मि के सिर पर डाल दी। रश्मि अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। अब वहां क्या खड़ी है? ला पानी दे मेरे राजेश को। मेरा बच्चा कितना ज्यादा परेशान है, तो उसकी मदद तो कभी कर नहीं सकती। बस तीन तीन बेटियां पैदा करके इसके सर पर बोझ बढ़ा दिया है। भगवान जाने मेरा राजेश इस सब से कैसे निपटेगा। माँ भी सर पर हाथ रखकर लेट गई थी। रश्मि शर्मिंदा होते हुए राजेश के लिए पानी लेकर आई, मगर उसने भी पानी पीने से मना कर दिया। और इसके बाद तो जैसे मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में तीन तीन जवान बहनें थी जिनकी शादियां करनी थी। ये अलग बात थी कि वो सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को परेशान करने का काम करती थी, मगर घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। रश्मि बहुत ही कंजूसी से घर का सामान मंगवाती, लेकिन इसके बाद भी घर में रखे पैसे आखिर कितना समय तक चल सकते थे। उस दिन वो अलमारी खोलकर खड़ी अंदर रखे हुए पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। बच्चियों के दूध का निकालकर सिर्फ रोज की दाल सब्जी के लिए ही पैसे कम पड़ रहे थे। क्या गिन रही हो रश्मि? कौन सी दौलत छुपा के रखी है यहाँ पर? सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। रश्मि घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे गिन रही थी, उसने दबी दबी आवाज में कहा। यहाँ मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। रश्मि की सास ने रश्मि को प्यार से अपने पास बुलाया। रश्मि हैरान हुई कि सास ने कभी उसे इतने प्यार से बुलाया तो नहीं था, लेकिन फिर खामोशी से आकर बैठ गई। देख रश्मि, राजेश पर बड़ा ही कठिन समय आया है। मेरा एक रिश्तेदार सिंगापुर में रहता है। कल उसने मुझे फोन किया था। उसका कहना था कि राजेश को सिंगापुर में नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत है। अब हम वैसे किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सास ने रश्मि का चेहरा देखते हुए कहा। रश्मि ने सर उठाया। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि राजेश के सिंगापुर में नौकरी लग जाएगी, मगर वो क्या तरीका है? रश्मि ने पूछा तो सास ने थोड़ी देर अपना सर खुजाया, फिर बोली, तुम्हारे पिता का इतना बड़ा मकान है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं, बस एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो वहां रहती है, एक काम करने वाली है जो उनका ख्याल रखती है। अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपनी माँ से कहकर वो मकान बेच दो और वो पैसे राजेश को दे दो, ताकि वो बाहर जाकर पैसे भेजे। तीन तीन बेटियां तो तुमने पैदा करके दे दी, आखिर उनका खर्च भी तो उठाना है। अपनी बूढ़ी माँ को कहो कि वो कहीं किराए पर चली जाए। राजेश पैसे भेजेगा तो तुम किराया भर दिया करना। सास ने आराम से सारी प्लानिंग उसे समझा दी थी। रश्मि हैरानी से उनका मुंह देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? वो मेरे पिता का मकान है और बहुत ज्यादा पैसों का है, रश्मि ने कहा तो सास एकदम से उखड़ गई। हाँ, ज्यादा कीमत का है तो उसको सजा के क्या करना है? अच्छा यही है कि उसे बेचो और राजेश को पैसे दो, वरना मैं अभी राजेश को बोलूंगी कि वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगा। आखिर तीन तीन बेटियों की माँ को रखकर उसने करना क्या है? सास की बात सुनकर रश्मि की पैरों तले जमीन निकल गई। सास ने ऐसी बात कर दी थी कि रश्मि को माँ से बात करनी ही पड़ी। वो उसी दिन माँ के घर चली गई। वो बहुत ही बूढ़ी थी। रश्मि को देखते ही बहुत खुश हुई। भगवान के लिए माँ, इस मकान को बेचकर राजेश को पैसे दे दो। उन्होंने सिंगापुर जाना है, मेरी मदद करें, वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देगी, तीन बेटियां पैदा करने के जुर्म में। अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। रश्मि गिड़गिड़ाते हुए माँ के पांव पकड़े बैठी थी। रश्मि की माँ घबरा गई। उन्होंने रश्मि को ऊपर अपने बराबर बिठाया और उसके आंसू साफ करने लगी। चिंता मत कर मेरी बेटी, अगर इस घर को बेचकर तेरा घर बसा रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू आज ही पेपर्स ले जा और जिसके हाथ मर्जी इस घर को बेच दे। रश्मि रोती माँ से कितना प्यार करती थी, मगर इस शाम को वापस आई तो पेपर्स लेकर आई थी। पेपर्स उसने राजेश के हवाले किए
तो वो और उसकी माँ और बहनें बहुत खुश हुए। राजेश ने फौरन जाकर एक प्रॉपर्टी डीलर को पेपर्स दिए और मकान अच्छी कीमत में बिक गया। ये तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से सिंगापुर चला जाऊंगा, राजेश ने खुशी से माँ को देखते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा जरूर जा, भगवान तेरा भाग्य चमकाए, रश्मि की सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। मगर रश्मि का दिल बुझा हुआ था। माँ को दरबदर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। राजेश अंदर आया और उसके पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और हमारी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी अभी रश्मि ने इतनी बड़ी कीमत का मकान राजेश के हवाले किया था, इसलिए उसके सर पर रश्मि के उपकार का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे ही उसे देखा कि वो रश्मि से प्यार से बात कर रहा है, उसने फौरन राजेश को बाहर बुलाकर खाना खाने के लिए बिठा दिया। रश्मि खामोश अंदर बैठी रह गई। राजेश के सिंगापुर जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी और जल्द ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक करके वो चला गया और जाते जाते उसने रश्मि से वादा किया कि वो जल्द ही पैसे कमाकर भेजना शुरू करेगा, ताकि ये तीनों बेटियों का भविष्य अच्छा बन जाए। नन्ही बेटियां बाप को जाता हुआ देखकर माँ का पल्लू थामे खड़ी थी। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? वो मासूमियत से पूछ रही थी। रश्मि बस आंसू पी के रह गई। जानती थी राजेश के रहते हुए भी उसके घर में कोई हैसियत नहीं थी। अब उसके जाने के बाद तो सास और नन्हे उसका जीना हराम कर देंगी। और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही रश्मि से करवाया जाता था। अब सास और नंदों ने हर जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि रश्मि ने खुद राजेश को जबरदस्ती सिंगापुर भेजा है, ताकि वो पैसे कमाकर भेजे। उसकी इच्छाएं यहाँ की कमाई से पूरी नहीं हो रही थी। जो भी सुनता रश्मि को बुरा भला कहने लग जाता। पड़ोस में से जो भी कोई आता, रश्मि की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। 3-3 बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी हैं, कौन इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और इनकी शादियां करेगा? लाखों का दहेज देना कहाँ का आसान काम है आजकल, सास कहती जाती और सुनने वाले सर हिलाते जाते। रश्मि बेचारी शर्मिंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थी। वो सारी बातें समझती थी और हैरत से माँ से पूछती थी, मम्मी क्या हम बोझ है? ये बोझ क्या होता है? दादी हमें इस तरह क्यों कहती है? रश्मि खामोश हो जाती। बेचारी और क्या कहती। पहले महीने तो राजेश को कोई काम न मिला, मगर दूसरे महीने उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब उसने हर महीने अच्छे पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। मगर परेशानी ये थी कि सारे पैसे सास के अकाउंट में आते। राजेश के जाने से पहले सास ने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिया था। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, रश्मि ने अपनी सास से कहा। तूने क्या करना है बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवा के? कल को उन्होंने दूसरे घर जाना है। शिक्षा और पढ़ाई लिखाई पर जितना पैसा खर्च करोगी वो सारा बेकार हो जाएगा। 2 टाइम की रोटी खा रही है ना, यही बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाने की। हाँ अगर ज़्यादा दिल चाह रहा है तो जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सास ने सर झटका। रश्मि हैरान रह गई। उसे याद आया कि सास ने तो उसकी माँ के मकान का किराया भरने की हामी भरी थी। माँ जी मगर बच्चे को पढ़ाना जरूरी है और राजेश ने कहा भी था कि वो इनके लिए पैसे भेजेंगे। रश्मि ने कुछ कहने की कोशिश की कि तभी बड़ी ननद अंदर से आ गई। राजेश भाई का नाम लेने की कोशिश मत करो, वो तो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छुड़ा कर गई हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? बड़ी ननद ने कहा तो रश्मि चुप रह गई। ये बात तो सच थी कि जब से राजेश यहाँ से गया था उसने रश्मि को कोई फोन नहीं किया था। सास और नंदे अब आपस में बैठकर इस महीने होने वाले खर्च का हिसाब लगा रही थी। इन खर्चों में रश्मि की बेटियों के लिए कोई पैसा नहीं था। रश्मि के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। वो जानती थी कि सास उसे राजेश से बात करने नहीं देगी, इसलिए पड़ोस के घर चली गई। वहां से मोबाइल लेकर उसने राजेश का नंबर मिलाया। कुछ देर तक तो बेल जाती रही और फिर राजेश ने फोन उठा लिया। वो बहुत थका हुआ था। राजेश मैं रश्मि बात कर रही हूँ, मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही, आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं इनको स्कूल भेज दिया करूं, रश्मि ने राजेश से कहा। वो ड्यूटी करके आया था और थका हुआ था। यार तुम लोगों को पैसों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। मैं यहाँ जानवरों की तरह काम करके तुम लोगों को पैसे भेजता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पेट भरता ही नहीं। तुम्हें और पैसे चाहिए
अभी 2 दिन पहले तुमने माँ से कहकर पैसे मंगवाए हैं कि बच्चियों के लिए नए कपड़े लाने हैं। ये बेटियां तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। ना वहां सुकून था और ना यहाँ सुकून है। अब तो मुझे फोन मत करना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को पालने के लिए। राजेश ने खटाक से फोन बंद कर दिया। रश्मि हैरानी से मोबाइल की ओर देखने लगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। उसने तो कभी सास को कहकर पैसे नहीं मंगवाए थे। रश्मि जब वापस आई तो ये देखकर उसके पैर दरवाजे पर ही रुक गए कि अंदर सास आंगन में बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। और जिस तरह से वो बात कर रही थी यूं लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी खास बात है। रश्मि दरवाजा बंद करके अंदर आई। तभी सास ने कहा, हाँ आ गई तेरी पत्नी, ना जाने किसके घर जाकर तुझे मेरी शिकायतें लगाती फिर रही है। रश्मि ने एक झटके से पलट कर देखा। राजेश ने उसका फोन काटने के बाद अपनी माँ को फोन मिला दिया था। उसे बहुत दुख हुआ मगर उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से किचन में चली गई। ननद ने आकर आदेश दे दिया कि आलू गोभी की सब्जी बना लो। वो खामोशी से खाना बनाने लगी। बेटियां गंदे कपड़ों में घर से बाहर खेल रही थी। रश्मि के दिल को कुछ होने लगा कि इनका पिता इनकी शिक्षा पर 1 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं था, मगर घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे। तीनों नंदे आए दिन शॉपिंग पर चली जाती थी। रश्मि का दिल खून के आंसू रोने लगा था, मगर वो सब सहन करके काम करती रही। जब पति ही उसके साथ नहीं था तो वो किससे अपनी शिकायत करती। बूढ़ी माँ को तो उसने खुद दरबदर कर दिया था अपने पति और सास की बातों में आकर। अगले दिन सास सुबह सुबह जागी तो उन्होंने रश्मि से कहा कि सामने दर्जी की दुकान खुली है जहाँ ये तीनों बहनों के जोड़े उसे दे आए। मोहल्ले में शादी है ना, तो उन्होंने पहनकर जाना है। रश्मि ने खामोशी से बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जोड़े लेकर निकल पड़ी। खुद उसके अपने कपड़े खराब हो रहे थे। बच्ची के पैर में टूटी हुई चप्पल थी, मगर सास को ये सब नजर नहीं आ रहा था। पीछे से सास ने जब देख लिया कि रश्मि चली गई है, फौरन फोन राजेश को मिला दिया। राजेश, मेरा बेटा कैसा है तू? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी ओर राजेश कल वाली बात से परेशान था। माँ, मैं रश्मि और बच्चों के कारण बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन इतने पैसे मंगवाती है। आप हर समय बताती हैं कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं डबल ड्यूटी करता हूँ, तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा। सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकता ना। राजेश के स्वर में झुंझलाहट थी। माँ मुस्कुरा दी। बस बेटा, इसलिए तुझे आज फोन किया है। भला तूने ठेके लिए हैं इन 3 बेटियों को पालने के और उन्हें ब्याहने के। कल को लाखों का दहेज लेंगी और भगवान ना करे अगर घर से कोई भाग गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि इस करमजली को तलाक दे दे जिसने आज तक तुझे एक बेटा नहीं दिया। तू दूसरी शादी कर ले, ये तो तुझे बेटा देने से रही। माँ की बात से राजेश एकदम सख्ते में आ गया, मगर माँ की बात कुछ कुछ उसके दिल को लगी थी। रुपया पैसा आ गया था। अब ढलती उम्र की पत्नी उसको वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी और यूं भी शुरू से रश्मि के साथ उसका दिल नहीं मिला था। राजेश ने कुछ समय तो बात घुमाई, मगर फिर आखिर में वो मान गया। रश्मि घर आई तो सास मुस्कुरा रही थी। तीनों नंदे भी उनके दाएं बाएं बैठी खोजती हुई नजरों से रश्मि को देख रही थी। चल रश्मि, अपना सामान बांध और यहाँ से निकलती बन। मेरा बेटा तो तुझे तलाक देने वाला है, सास ने मजा लेने वाले अंदाज में कहा। रश्मि हक्का बक्का रह गई। अभी तो वो इनके काम करके आ रही थी। ये आप क्या कह रही हो माँ? उसने घबरा कर पूछा और तभी उनके मोबाइल पर दोबारा से कॉल आने लगी। सास ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से रश्मि के हाथ में थमा दिया। रश्मि ने घबरा कर पूछा, राजेश, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मगर दूसरी ओर राजेश तो कुमारी और कम उम्र की लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। उसने रश्मि की एक बात नहीं सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है, वो आज ही तुम्हें डाइवोर्स के पेपर दे जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। रश्मि घबरा कर वही जमीन पर बैठ गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही और सास की मिन्नतें करती रही कि उसके साथ वो ऐसा ना करे। लेकिन अब क्या हो सकता था कि तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया और सास और नंदों ने जबरदस्ती उससे साइन करवा लिया। तीनों बेटियां परेशान माँ की ये हालत देख रही थी। रश्मि की सास और उसकी तीनों बेटियों ने धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। माँ को वो पहले ही निकाल चुकी थी। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था।
उसके हाथ में वही कुछ रुपए थे जो दर्जी की दुकान से उसे वापस मिले थे। तीनों बेटियों को अपने साथ चिपकाए रश्मि चलने लगी। उसे अपने एक दोस्त का घर याद आ गया। वो खामोशी से वहां जा पहुंची। उसकी दोस्त शादीशुदा थी। वो अपने पति के सामने किसी दूसरी औरत को नहीं लाना चाहती थी, मगर उसने अपने घर के साथ खाली पड़े एक प्लॉट में रहने की अनुमति दे दी, जहां पर एक टूटा फूटा सा कमरा बना हुआ था। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोता देखती, लेकिन वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो तीनों बहुत छोटी थी। मौसम बदलते रहे। सिंगापुर से खूब सारा पैसा कमाकर राजेश घर वापस आ गया। माँ ने उसके लिए कौड़ी लड़की तलाश करके रखी थी। छोटी उम्र की खूबसूरत पत्नी पाकर राजेश बहुत खुश था। वो खुश था कि माँ ने एक अच्छा फैसला किया है। दिन गुजरते रहे। सभी प्रतीक्षा में थे कि कब नई दुल्हन बेटे की खुशखबरी सुनाती। धीरे धीरे एक साल गुजर गया। राजेश का इंतजार अब व्याकुलता में बदलने लगा था। एक दिन पत्नी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। राजेश ने जाहिलों वाला सवाल किया तो डॉक्टर ने कठोर निगाह उस पर डाली कि बेटा या बेटी देना भगवान के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं। डॉक्टर ने मना भी किया, मगर राजेश की जिद थी कि उसकी पत्नी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर ने चेकअप किया और जब रिपोर्ट राजेश के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे जमीन घूम गई। माफ कीजिएगा राजेश जी, आपकी पत्नी मां नहीं बन सकती। राजेश फटी निगाहों से रिपोर्ट को देख रहा था। उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। निसंतान होना क्या होता है उसे अब पता चला था। वो बस माँ से यही सवाल करता, माँ मुझे बताओ कि वो मेरी बेटियों को लेकर कहाँ गई है। सास क्या जवाब देती? वो तो खुद कुछ नहीं जानती थी कि रश्मि कहाँ है। राजेश पागलों की तरह पूरे शहर में रश्मि को ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि उसकी माँ के पास भी जा पहुंचा। उसकी माँ ने बताया कि वो अपनी माँ के पास नहीं आई है। अब तो राजेश के पैरों तले जमीन निकल गई, पर माँ ने रश्मि के कुछ दोस्तों के नाम बताए जिसके पास वो जा सकती थी। ढूंढ ढांड के राजेश ने आखिरकार रश्मि का पता निकाल ही लिया। वो रश्मि की उस दोस्त के घर पे जा पहुंचा। दोस्त ने दरवाजे से ही उसे बता दिया कि साथ वाले मकान में वो रहती है। मकान क्या था? एक टूटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह बोरी का एक पर्दा लटक रहा था। वो भारी कदमों के साथ दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज ठंड थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और सामने का दृश्य देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। रश्मि सिलाई मशीन रखे उसके ऊपर झुकी थी। शायद वो अपनी गुजर बसर कपड़े सिलाई करके किया करती थी। कमरे का हाल बहुत खराब था। एक कोने में पानी का एक मटका रखा था। चारपाई जैसी कोई चीज थी ही नहीं। बच्चियों और रश्मि के कपड़े फटे हुए थे। आहट पर रश्मि ने सर उठाकर देखा। कौन आया है? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। समय की कठोरता ने शायद उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। राजेश धीरे धीरे चलता हुआ अंदर रश्मि के पास जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं राजेश तुमसे माफी मांगने आया हूँ। रश्मि के हाथ से कपड़ा छूटकर नीचे जा गिरा। तीनों बच्चियां भी आवाज सुनकर उठकर बैठ गई थी। वो सहमी हुई थी। जल्दी से माँ से आकर लिपट गई। मेरे पास आओ बेटा। राजेश ने प्यार से अपनी बेटियों को अपनी ओर बुलाना चाहा, पर वो माँ के पीछे छुपने लगी। नहीं मम्मी, हम पापा के पास नहीं जाएंगी। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें तलाक दे दिया। हालांकि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की थी। तुम्हारे कारण ही मैं सिंगापुर जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें इस हाल में मैं नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूंगा और तुम वहां पर अपनी बेटियों के साथ रहना। मैं इनके महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़े हुए राजेश रोते रोते कह रहा था। बेटियां 2 दिन से भूखी थीं और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। शायद भगवान ने राजेश के दिल में दया डाल दी थी। वो खामोश रह गई। राजेश ने जल्दी से अलग मकान की व्यवस्था कर दी। वो बेटियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई, मगर एक एक्सीडेंट में राजेश की एक टांग काटनी पड़ी। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। घर में बैठी तीनों बहनें बूढ़ी होती चली गईं। कोई उनका रिश्ता लेकर नहीं आया था। सास को भी एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। ये सब कुछ रश्मि और उसकी बेटियों पर किए गए अत्याचारों का नतीजा ही था। रश्मि की सास दिन रात माफी मांगती और राजेश से कहती कि वो उन्हें रश्मि के पास ले जाए ताकि वो उससे माफी मांग सके और उनका बुढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर राजेश अपनी कटी टांग को देखकर सोचता था कि जैसा व्यवहार
उन्होंने रश्मि के साथ किया था तो वो सब तो उनके साथ होना ही था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।